वेलकम टू बिजनेस टुडे। आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ इंजीनियरिंग इन पाकिस्तान्स इकोनॉमी और हमारे साथ गेस्ट होंगे इंजीनियर नजीब हारून साहब जो कि फॉर्मर चेयरमैन पीईसी, इसके अलावा एक एक्स एमएनए और साथ साथ अपना एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस चलाते हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल बिल्डर्स। वेलकम करता हूं नजीब हारून साहब आपको। शुक्रिया जनाब, बड़ी मेहरबानी। नजीब हारून साहब, what is the role of engineering in Pakistan's economy? फॉर एनी अंडर डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री, तो उसकी जो तरक्की की मनाजिल हैं वो इंजीनियर ही तय कराता है। कोई इंडस्ट्री उठा लें तो वहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, आप अपनी फील्ड के अंदर, चाहे वो कैमरा हो, लाइट्स हो, कोई भी चीज़ हो, ये माइक्रोफोन्स हो, इट्स ऑल इंजीनियरिंग अराउंड यू। जिस गाड़ी में आप बैठ के आए, जो सिग्नल चल रहे हैं, एवरीथिंग, यानी कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी चीज़, चाहे टेक्सटाइल के कपड़े हों या चश्मे हों आईसाइट वाले, इट्स ऑल इंजीनियरिंग। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हम एक काफ़ी अर्से तक इस चीज़ के दावेदार रहे कि हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, लेकिन बदनसीबी कि हम चूँकि हमने मिसहैंडल किया, अपने पानी के वसाइल को मिसहैंडल किया, उसको सारी चीज़ों को, जो ज़मीन का अल्लाह ने इतनी ज़रखेज़ और इतने ज़बरदस्त मौसम हमको दिए थे, उसको मिसहैंडल किया, तो आज बदनसीबी होती है कि हमें कभी शुगर इंपोर्ट करनी पड़ रही है, कभी वीट इंपोर्ट करना पड़ रहा है, कॉटन जो हमारा किसी वक्त एक मेन क्रॉप होता था वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, वी मिस हैंडल दैट। सिमिलरली बाजू 60 वाट के अशरे के अंदर जब हम स्कूल के अंदर थे तो ज़रूर चीज़ें सुनते थे, लेकिन 70 के अशरे से स्लिपेज शुरू हुआ और उसके बाद इट्स डाउन हिल। तो अब जो आपने भी शायद आपके बचपन से पहले या इवन आपके बचपन के अंदर भी लोग इंजीनियर और डॉक्टर्स और इंजीनियर, डॉक्टर तो आज भी ज़रूरत है क्योंकि हमारे यहाँ मीडियन एज भी कम है और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी भी है, वो हेल्थ के स्टैंडर्ड्स पुअर हैं, तो डॉक्टर्स की तो खपत दुनिया भर में रहेगी और पाकिस्तान में भी रहे। इंजीनियर्स को जो मुल्क को तरक्की करानी थी हमने नज़रअंदाज कर दिया। जो हरावल दस्ता था, जो सबसे आगे चलता है कि वो हर चीज़ का पहिया मूव करता है और फिर उसको बाद के अंदर जो है वो उसको लोग रन करते हैं। तमाम ऐसा नहीं, जैसे एयरलाइन है, उसको यकीनन जहाज़ों को पायलट्स उड़ाएंगे और पायलट्स जो है वो लैंड कराएंगे, लेकिन जो एयरपोर्ट्स और जो रनवेज और जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स का निज़ाम हो, जो कंप्यूटराइज निज़ाम हो, जो कम्युनिकेशन का निज़ाम, वो सारी इंजीनियरिंग है। वरना तो हमने क्या हुआ कि अपने पैर पे, जैसे कहते हैं ना कुल्हाड़ी, बल्कि कुल्हाड़ा ये मारा कि उस तरफ हमने तवज्जो कम दी। फिर दूसरा क्या हुआ कि जो इंजीनियर्स बने और जो बेहतर होते थे, जो मिसाल के तौर पे किसी क्लास के जो टॉप इंजीनियर्स होते थे, कोई किसी माँ बाप की वजह से, मजबूरी से, कोई और ख़ानदानी ज़रूरत को पाकिस्तान में रह गया या वो इस मेयार का नहीं था कि उसको कहीं दुनिया में खपत होती, तो वो लोग तो ज़रूर रहे पाकिस्तान के अंदर। वरना जिस नौजवान इंजीनियर को अपॉर्चुनिटी मिली, जितनी उसकी परवाज़ थी, कोई उड़ के मिडल ईस्ट चला गया, कोई उड़ के फार ईस्ट चला गया, कोई यहाँ तक पहुँच गया यूरोप तक, और फिर जो ज़्यादा बड़ी परवाज़ वाले थे वो अमेरिका और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, ये मतलब पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इंजीनियर अपना लोहा मनवा रहा है। तो ये इस लिहाज से आज पाकिस्तान का जो अलमिया है वो ये कि हमारी एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास, अगर हमारा कोई प्यारा मुल्क, कोई दोस्त मुल्क, चाइना या टर्की या और कोई नाम ले लीजिए, मेहरबान हो जाए कि अच्छा यार तुम हमारे बहुत अच्छे प्यारे दोस्त हो, तुम बताओ क्या हमको देते हो, हम तुम्हारी चीज़ लेंगे, तो हम बताएं हम क्या एक्सपोर्ट करेंगे और क्या हम वो कंपेटिटिव प्राइस पे, क्योंकि दोस्त भी ऐसा तो नहीं करेगा ना कि जी आप 100 रुपये की चीज़ आपसे 200 रुपये में ले ले या 150 रुपये में ले ले। कहेंगे यार ज़रा बाज़ार से कम्पीट कर लो, तुम्हें फ़र्स्ट राइट दे देते हैं, तुम्हें कुछ कंसेशंस दे देंगे। ये चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे इंडिया से हमारी जो भी मसाइल हो अपनी जगह, वो जिस कीमत के ऊपर दे रहा है, या और जो मुल्क खित्ते के अंदर फार ईस्ट के ममालिक जो चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या चाइना जिस कीमत के ऊपर दे रहा है, तो आपको कंपटीशन के अंदर रहना है। आपको जो अपने एनर्जी के वसाइल थे, जो कुदरती वसाइल थे, जो अल्लाह की दी हुई नेमतें थीं, हमने उसको भी आएँ बाएँ छाएँ करके ज़ाय कर दिया।
जो कुदरती है हमारे पास, जो यानी चाहे पानी का हो, चाहे आजकल ये एनर्जी का हो, विंड का हो, सोलर का हो, ये सारे वसाइल को हमें कंसोलिडेट करना है और अपने इंजीनियर्स को बतौर हरावल दस्ते के, कि पाकिस्तान का बेहतरीन इंजीनियर जो है वो बजाय इसके कि ग्रीनर पैस्चर जहाँ उधर चला जाए, लेकिन क्यों नहीं हमारा इंजीनियर पाकिस्तान में रहे, अपने माँ बाप के पास, अपने बीवी बच्चों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, अपने मोहल्लों के अंदर, अपने शहरों के अंदर जहाँ उसका जाए पैदाइश है, या गाँवों के अंदर, और क्यों नहीं वो पाकिस्तान से कंट्रीब्यूट करके इस मुल्क को ही हम तरक्की याफ्ता क्यों नहीं बना सकें। मैं समझता हूँ कि ये काम जो लीडरशिप होती है उसको ये लीड कराना होता है कि पहले कौन। तो पाकिस्तान के अंदर, मैं इसलिए नहीं कि मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन इसलिए कि इंजीनियर ने ही पाकिस्तान को जब भी आज कर लें, एक नस्ल बाद कर लें, 3 नस्लों बाद कर लें, लेकिन इंजीनियर वो तो मनाजिल तय कराएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़, उनकी ट्रेनिंग, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपको जो आप एक्सपोर्ट्स करके जो कीमती डॉलर हासिल करेंगे वो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री प्रोड्यूस करेगी, नंबर 1। दूसरा, आपका जो मुतबादिल है, जो आप हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, साइकिल तक भी चाइना से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और चाहे स्टेपलर के पिन भी आप अपनी टेबल पे देखेंगे तो वो भी चाइनीज़ आपको नज़र आएगा, तो कोई उसकी भी इंडस्ट्री नहीं है। Najib Harun Saab, please tell us what are the opportunities for young engineers in Pakistan? इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, उसकी रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं। जैसे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है वो इट रेगुलेट्स द इंजीनियरिंग प्रोफेशन। अच्छा, कोई हर आदमी आसान चीज़ की तरफ बढ़ता है, हर इंडस्ट्रियलिस्ट आसान चीज़ की तरफ बढ़ता है, हर कंसल्टेंट, हर कॉन्ट्रैक्टर के भाई जो चीज़ आसानी से हासिल हो जाए। रेगुलेटरी बॉडीज़ का काम ये होता है कि वो उनसे आसानियाँ तो अपनी जगह समेटें, पैसे तो अपनी जगह कमाएं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल काम भी करें। मिसाल के तौर के ऊपर हमने ये, जब मैं आई वाज चेयरमैन, तो हमने तमाम जो नो लिमिट कैटेगरी की कंपनीज थी उनको पाबंद किया कि वो 5 फ्रेश ग्रेजुएट रखेंगे, तब उनको हम लाइसेंस देंगे, ताकि इंजीनियर्स को खपना है ना, ठीक है ना, और वहाँ पे वो सीखेंगे। यहाँ से सफ़र शुरू होता है पिरामिड के बॉटम से, और यहाँ जाके ख़त्म होता है 30, 35, 40 साल के अंदर करियर। तो यहाँ से एंट्री पॉइंट ही नहीं दोगे उनको, यानी आप उनको इनकरेज ही नहीं करोगे, भर्ती ही नहीं होंगे, तो समटाइम्स आपको इंसेंटिवाइज करना पड़ता है क्या लोग उस पर इनकरेज हों। समटाइम्स उसको आपने बार लगाना पड़ता है कि भाई ये आप 5 लोग फ्रेश ग्रेजुएट इंजीनियर, किधर जाएं, वो भाग जाएंगे सऊदी अरेबिया, या वो बेचारे को ट्यूशन पढ़ा के पैसे पूछे तो कमा ही लेगा। अफ्रीका में भी गया तो वो वहाँ पे भी कुछ कर लेगा, पेट भर लेगा, लेकिन वो आपका इंजीनियर डीरेल हो जाएगा, डीमोटिवेट हो जाएगा, फिर उसके छोटे बहन भाई या उसके कज़न्स इंजीनियरिंग के करीब नहीं जाएंगे। तो ये बड़ा, ये देखें जो हम एक्सपेक्ट करते हैं अपनी 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 सियासी क़यादत से, अपनी फ़ौजी क़यादत से, हम जो भी जिसके अंदर क़यादत का लफ्ज़ आता है, चाहे ब्यूरोक्रेसी से, कि वहाँ पर एक दर्दमंदी हो, एक फ़िक्रमंदी हो, और ऐसे हो कि ये सारी कौम के जो बच्चे हैं ये मेरे बच्चे हैं। क्योंकि हर ब्यूरोक्रेट का हर बच्चा तो ब्यूरोक्रेट नहीं बनेगा ना, हर फौजी का हर बच्चा तो फौजी नहीं बनेगा, हर सियासतदान का हर बच्चा तो सियासतदान नहीं बनेगा। तो हमें एक इवन हैंड के साथ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है कि बासलाहियत लोग, सिवाय इसके कि जो जिनको हम ये कहते हैं ना कि जो ज़रा सा चाबुक दस्त किस्म के लोग हैं, वो तो अपना पाकिस्तान जिंदाबाद अपना रास्ता बना ही रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन हमें सीधा चलने वालों के लिए भी रास्ते को, हर्डल रेस को ख़त्म करना है, मौक़ों को बढ़ाना है। और ये कुर्बानी सिर्फ एक नस्ल थोड़ी सी देती, थोड़ी सी बहुत छोटी कुर्बानी है। क्यों? क्योंकि आज मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ अल्लाह की मेहरबानी से, मेरे 3 बेटे हैं, बहुएँ हैं, 6 पोते पोतियाँ हैं, सब इस मुल्क के अंदर हैं। तो आपका कमिटमेंट होना है, आपका जीना मरना वहाँ होगा तो फिर आप कमिटमेंट के साथ काम करेंगे। और ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अपनी बहुत सारे यानी डेकेड्स लूज़ कर गए हैं।
जैसे जवानी में कोई सो के ना गुजार दे। और आज हमें फ़ौज ने भी सुरखरू किया है, आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर भी पाकिस्तान को फ़ख्र है, आपके एग्रीकल्चर के जो ज़मीन है वो भी, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको भी सही मैनेज होना है, वसाइल को। और जो अल्लाह ने पाकिस्तान के अंदर ख़जाने दफन किए हुए हैं, लेकिन साथ साथ एक बड़ी लीडरशिप जिसका विजन हो। एक आदमी ली कुआन यू सिंगापुर को किधर ले गया, और एक मतलब आप ये देखते हैं महातिर साहब आज 100 साल के हो गए, लेकिन एक मैं देख रहा था क्लिप, जब वो वहाँ कहीं जा रहे थे तो सारे लोग उनके हाथ चूम रहे थे। तो मैं चाहता हूँ कि जो हो गया पीछे उसके ऊपर हम आगे चलें, ठीक है। जो संक कॉस्ट है, हमने बड़ा अपना नुकसान कर लिया, लेकिन ऐसे पाकिस्तान को कोई इंटरनेशनल, चाहे वो हमारा आजकल दोस्त ज़्यादा करीबी बना हुआ है अमेरिका हो या नेटो का अलायंस हो, चाहे वो हमारा पड़ोसी इंडिया हो, चाहे अच्छा पड़ोसी ईरान हो, चाहे वो, आपको अपनी मुल्क की इज़्ज़त करानी है, आपको अपना वक़ार बनाना है, आपको कशकोल को तोड़ना है। आपके पास सारे वसाइल हैं और आपको वो जितने सुराख हैं कि जहाँ से आपका पिलफरेज होता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि पाकिस्तान के अंदर 25 करोड़ लोग जो मेहनत मजदूरी जायज़ हलाल लगे हुए हैं सुबह से शाम तक, वो जो कमा के लाते हैं, क्योंकि मैंने सऊदी अरेबिया में भी काम किया हुआ है, बाहर भी, मैं अमेरिका के अंदर भी रहा हुआ हूँ, दुनिया ट्रैवल की हुई है, कोई दुनिया के अंदर इतना मेहनत नहीं करता जितना पाकिस्तानी यहाँ पे करता है। 8 घंटे रोज़, 5 दिन का वर्क वीक, 8 पंजे 40 घंटे। थैंक यू वेरी मच। वीकेंड मनाऊँगा या मनाऊँगी, जो भी करे वो उसके अंदर। पाकिस्तानी मेरे ख्याल में कोई भी 10 घंटे 12 घंटे से कम, आपकी अपने क्रू को भी अगर देख लें, अपने चैनल्स को देख लें, मैं अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को देख लूँ, तो वहाँ पे हम 10-12 घंटे रोज़, और फिर कम्यूटिंग जो हम मोटरसाइकिलों पे और जो जिस तरीके से सफ़र करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर, और जो जिस तरीके से लोगों की हम सेल्फ एस्टीम को, उनकी खुददारी को मजरूह करते हैं। सिर्फ सरकार को कुछ नहीं करना होता, सरकार को सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी होती है। हाँ, सीटी पकड़ के कि कोई ताकतवर किसी कमज़ोर पे फाउल करे तो सीटी बजा दे, उसको रेड कार्ड दिखा दे, उसको गेम से बाहर निकाल दे। तो ये कोई हमें एक ऐसी चीज़ नहीं मैं कह रहा कि जो वहाँ पे दुनिया का कोई भी मुल्क के अंदर ना हुआ हो, लेकिन शर्मिंदा हूँ मैं कॉन्वोकेशन में भी कहता हूँ जाके, क्योंकि 46 साल पहले मैंने ग्रेजुएशन की NED से 79 के अंदर। 46 साल बाद, उस वक्त भी हम अंडर डेवलप्ड थे, गैर तरक्की याफ्ता थे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को तरक्की पजीर कह देते थे दिल के बहलाने को। आज भी हम वही सूरत हाल है। सो समथिंग इज इंट्रिंसिकली रॉन्ग, अंदर से प्रॉब्लम है, अंदर के प्रॉब्लम को हमें सॉर्ट आउट करना है। सबके लिए एहतराम है, ब्यूरोक्रेसी के लिए भी, इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, लेकिन उसको एहतराम उतना ही जितना वो डिज़र्व करता हो। हर एक ने अगर ज़्यादा हम निकालते रहेंगे और कम डालेंगे तो दुनिया का बड़े से बड़ा ख़जाना ख़त्म हो जाएगा, जो पाकिस्तान का केस है। लूट मार को कंट्रोल करना है। और आजकल ये मेरा अंगूठा है ना, शनाख्ती कार्ड है, ये मेरी आँखों के आईबॉल्स हैं, ये मेरा कब्र तक पीछा करेंगे। एक मेरा आप अंगूठा रखा लें, मेरी सारी प्रॉपर्टी, मेरे सारे बैंक अकाउंट्स, मेरी सारी जो कुछ मेरे पास अच्छा बुरा है वो सब आपके सामने आ जाएगा। कितना मैंने ट्रैवल किया, कितना टैक्स दिया, तो इतना मुश्किल नहीं है हिसाब करना। लेकिन हम चूँकि बेनिफिशरीज़ हैं, हम चौधरीज़ हैं, हम टॉप ऑफ द पिरामिड बैठे हुए हैं, हम इम्यून हैं, हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो हम क्या कर रहे हैं कि 25 करोड़ लोगों को का मुस्तकबिल अब, और खाली वो 25 करोड़ में हमारे बच्चों के बच्चे भी हैं, इन्हीं सड़कों पे जाएंगे ना, इन्हीं सड़कों पे खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हुआ तो यही ईवी की एम्बुलेंस आएगी ना, इन्हीं अस्पतालों में जाएंगे ना। रिटायरमेंट 60 साल नहीं, कोई बस 57-56 साल में रिटायर हो जाता है पीक करके, कोई 60 साल में हो जाता है, कोई 65 में हो जाता है। उसके बाद जब तक वो जिंदा है तो वो अपने, चाहे वो जज हो चाहे वो कोई भी हो, तो वो फिर बेटा तमाशा ही देख रहा होता है ना। तो जब हमको अल्लाह ताकत दे, जब हम उस पोजीशन में हों, जब अल्लाह हमारे हाथ में वो कलम दे,
तो उसको वहाँ पर हमने करेक्शन लगानी है, और नहीं लगाएंगे तो कीमत चुकाएंगे। देयर आर नो फ्री लंचेस कि ये हम आए, हमने मज़े किए और भाग गए पैसे लेके कहीं अमेरिका, कहीं कनाडा, कहीं ऑस्ट्रेलिया, कहीं न्यूजीलैंड। ज़िल्लत उठाएंगे, नस्लें भी ज़िल्लत उठाएंगी, गुम हो जाएंगी, कोई पहचानेगा नहीं वहाँ पे कि कौन है। तो जिस मुल्क ने हमें शनाख्त दी, जिस मुल्क ने हमें एक इज़्ज़त दी, तालीम दी। मैं अब अपने बारे में बताता हूँ, मैं रात को नौकरी करके इंजीनियरिंग पढ़ता था माशी ज़रूरत के तहत। मैं इस मुल्क का 32वें नंबर का हाईएस्ट टैक्स पेयर बना। किसने बनाया? इस मुल्क ने बनाया। मैंने अमेरिका से जाके एमएस किया, 4 GPA पे स्ट्रेट एज, मेरी ट्रांसक्रिप्ट पे 17 एज थे, और मेरी 31-32वीं सालगिरह से पहले मैंने किश्तियाँ जला के पाकिस्तान आ गया था। तो यहाँ की तालीम थी, तो मैंने वहाँ पे जाके 4 GPA लिया ना। 70s की जो तालीम का मेयार था, मैंने NED से ग्रेजुएशन किया था। अमरीकियों के मुकाबले में दुनिया भर के लोग थे क्लास के अंदर। तो आप जब वहाँ पे टॉप करते हैं कि स्ट्रेट 4 GPA ऑन द स्केल ऑफ 4, तो इसका मतलब तैयारी कहाँ हुई थी? यहीं हुई थी, इसी सरजमीन पे ना, कि उसमें जो जाके हमने वो मैच खेला, 1.25 साल 1.5 साल के अंदर अपना MS किया। तो आई थिंक टाइम है, अभी भी है, अल्लाह की मेहरबानी से, कि हम इन चीज़ों को, इंजीनियरिंग को अपना एक जैसे मैंने हरावल दस्ते का, फ्रंट रनर का, आगे आगे जो गाड़ियों के पायलट चलता है ताकि वो उसको रास्ते को कहता है। और एक मिसाल आपको मैं देता हूँ कि एक आप बड़ा जहाज़ है, जो भी आप ले लें, जंबो जेट या आप जो भी नए आ रहे हैं, 7 पता नहीं 8-7 और क्या क्या, बहुत बड़ी बॉडी होती है, बहुत बड़ा इंजन होता है हॉर्स पावर्स के अंदर जो उड़ाता है, लेकिन नेविगेशन का इक्विपमेंट बहुत बड़ा नहीं होता। लेकिन नेविगेशन का इक्विपमेंट बिल्कुल अगर आप उस जहाज़ में से निकाल लें तो सारे इंजनों की ताकत के साथ, और उसके साथ वो चढ़ तो जाएगा लेकिन अंधा, उसे पता ही नहीं किधर जाना है, किधर उतरना है, कोई उसकी मंजिल नहीं है। ठीक है ना? तो इसी तरीके से इंजीनियरिंग आपके लिए एक नेविगेशन, चाहे वो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग हो। मैं समझता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी की अपनी ट्रेनिंग है, लेकिन वो सूडो प्रोफेशनल्स बन जाते हैं क्योंकि वो अपना शोबा छोड़ देते हैं। अब वो अपना एक वैसे ही मैटर्स को देख रहे होते हैं, मीटिंग्स को चेयर कर रहे होते हैं, स्पेशलाइजेशन गया ख़त्म, उनकी ज़िंदगी में तो स्पेशलाइजेशन ख़त्म हो जाता है। कभी इस मिनिस्ट्री में, मैं वहाँ पे था जब चेयरमैन था पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का, तो हमारी लाइन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी। तो मैं 3 साल चेयरमैन रहा, तो 3 साल में 36 महीने के अंदर 7 सेक्रेटरीज बदले। तो इसका मतलब एवरेज जो एक सेक्रेटरी को मिला होगा, कितना मिला होगा? 5 महीने, कोई 7 रहा होगा, कोई 4 रहा होगा। तो हम तो वो कौन सा चेयर्स कहते हैं ना, कि जो घूमने वाली चेयर्स होती हैं, कि वो खेल रहे हैं, अपने साथ मजाक कर रहे हैं, अपने साथ तमाशा कर रहे हैं। ये जो इंजीनियरिंग सर्विसेज तो पाकिस्तान का ऊपर बड़ा इसरार है मेरा, कि पाकिस्तान की हुकूमत से, कि हमारे पास पोस्टल सर्विस है, रेवेन्यू सब होना, फॉरेन सर्विस ये वो सारी होनी चाहिए। लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान इंडिया ने 1948 में बना ली थी। सो आई फील वेरी जेन्युइनली कि पाकिस्तान का नौजवान को मेरा ये ज़रूर पैगाम होगा कि ये दिस इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, और वो घबरा के भागे नहीं, इसमें अपॉर्चुनिटी भी है। यहाँ पे जो मसाइल है ना, उसी में अपॉर्चुनिटी होती है। तो हम अपने लोगों की कदर करें, और जो मेरी तरह के, क्योंकि मैं भी 32वें नंबर पे 2018 के अंदर जो टॉप टैक्स पेयर्स थे, उस वक्त मेरा भी 32वां नंबर था मुल्क के अंदर, जो भी उस वक्त हम 23-24 करोड़ की आबादी थे। तो जो मेरे जैसे लोग, मेरे जैसे दोस्त जो इस्लामाबाद और मुल्क के हर कराची और लाहौर टॉप ऑफ द पिरामिड बैठे हुए हैं, तो उनको भी मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जहाँ आप और हम बैठे हुए हैं, अल्लाह ने यहाँ पहुँचा दिया है, लेकिन यहीं से सबसे पहले लुढ़कते हैं। और ये जो नीचे बेस है आम आदमी की, आम मजदूर की, आम फर्द की, आम किसान की, आम ये बेस है। इजिप्ट के अंदर पिरामिड्स आज खड़े हुए हज़ारों साल से, कैसे? क्योंकि बेस मजबूत है। हमने क्या कर दिया है? बेस को कमज़ोर कर दिया है। तो हम भी लड़खड़ा रहे हैं।
नजीब हारून साहब, अपनी कारोबारी ज़िंदगी और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में हमें कुछ बताइए। हाँ, पिछले समझे 7 साल मुझे इस्लामाबाद में गुजारने का मौका मिला और पहली दफ़ा इस मुल्क का जो वहाँ पे इक़्तिदार का सिस्टम और हाउ इट वर्क्स, हाउ इस्लामाबाद वर्क्स, पार्लियामेंट के अंदर भी 3 साल 8 महीने बैठे, मेरा सारा वक्त वो ज़ाय हुआ, ज़ीरो प्रोडक्टिविटी है। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह ने मुझे मौका दिया एज चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, विच इज़ जो 1976 में एक्ट के ज़रिए ऑटोनमस बॉडी बनी। वो 3 साल मेरे मोस्ट प्रोडक्टिव हैं, क्योंकि ऑटोनमस थी, इसकी अपनी 66 लोगों की काउंसिल थी, गवर्निंग बॉडी थी, और उसके अंदर सारे इंजीनियर्स थे, कम से कम 16 जमात पढ़े हुए, फिर MS वाले, फिर PhD से 2 दर्जन से ज़्यादा PhD थे उस काम। हाजर सर्विस वन इंजीनियर इन चीफ जो लेफ्टिनेंट जनरल, वो भी उसके मेंबर थे, जो यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर। तो वहाँ पे हमने बड़ा प्रोडक्टिव काम किया और जो हमारी बेसिक इंजीनियरिंग है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने अपने वसाइल से। मिसाल देता हूँ कि जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट होता है वो तकरीबन इंजीनियर बन चुका होता है, उसको प्रोजेक्ट मिलता है, माँ बाप भी थक चुके होते हैं, वसाइल नहीं है, बच्चे के पास भी वसाइल नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ के पास तो वसाइल होते ही नहीं थे कभी, हमारे ज़माने से ही। तो हमने क्या किया कि फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स की फंडिंग की पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने, 650 प्रोजेक्ट्स, जिसके ऊपर जो इंजीनियर्स का ग्रुप था वो उनको पैसे दिए ताकि वो रिसर्च करें, इनोवेशन करें, इख्तरा करें, कोई नई चीज़ बनाएं और स्टार्टअप शुरू करें। तो ये एक इस तरह से मेजर एक तरह का उनके लिए मोटिवेशनल भी चीज़ थी और पाकिस्तान के अंदर इंजीनियर्स एंटरप्रेन्योर पैदा करने के लिए। इसी तरीके से हमने एक फ़ंड किया कि जो 10 लाख रुपए स्टार्टअप्स पे सूद फ्री के इंजीनियर्स को जिनके पास ब्राइट आइडियाज़ हैं, ताकि कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो हो ना, लोगों को मौका देना है, लोगों को मौके उनके लिए खोलने हैं। तो ये किया। फिर जो फ्रेश इंजीनियर निकल रहा था, ज़ाहिर बात है अभी वो वहाँ से ट्रेनिंग के बगैर, तो उनकी हमने पेड इंटर्नशिप शुरू की ताकि एम्प्लॉयर जो है, चाहे बड़े बड़े इदारे हैं, वो सारों को हमने कहा जी तनख्वाह PEC देगी इसकी 6 महीने की, बच्चे की बच्ची की, आप इसको इस्तेमाल करें। ठीक है। तो होता क्या था कि वो जब वो फ़र्ज़ कर लो उनको 10 चाहिए तो वो 20-25 रख लेते थे, क्योंकि उसकी उनकी तनख्वाह तो PEC दे रही है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। लेकिन क्या होता था, उनको पहली जॉब में एक्सपोजर मिल जाता था, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता था, लर्निंग ले लेते थे। तो जो उसमें पिरामिड के टॉप पे बच्चे होते थे उनको वो इदारे फ़ौरन हायर कर लेते थे, जो ज़रा कमज़ोर होते थे उनको भी सर्टिफिकेट में, तो वो 2nd टियर 3rd टियर इंडस्ट्री के अंदर एकोमोडेट हो जाते थे। सो आपको मास्टर माइंड करना है, अपने जो एज प्लेयर्स हैं उनको इस्तेमाल करना है। आपका जैसे जो ये बड़े इसके हैं ना, रोनाल्डो और मेसी, क्यों बड़े नाम हैं? क्योंकि वो गोल करते हैं, ज़बरदस्त किस्म का, टीमों को जिता देते हैं और ऐसे एंगल से मारते हैं। तो आप क्यों भी अपने मुल्क के अंदर जो इंजीनियरिंग के होनहार काबिल एंटरप्रेन्योर्स को पैटर्नाइज करना है ताकि वो उसको फैलाएं और आपके वो दोनों मसाइल, एक आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ें क्योंकि आपको वो हासिल करना है फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि आप डॉलर तो नहीं छाप सकते, ठीक है। तो आपको फॉरेन एक्सचेंज हासिल करने का सिंपल ये है कि आप एक्सपोर्ट्स और एनर्जी अपने दरियाएं बह रहे हैं आपके, अब सोलर भी है, विंड भी है, हाइडल सबसे ज़्यादा जो ये आपका वाटर का फ्लो है जो ऊपर ग्लेशियर से शुरू आता है, उसके भी नुकसानात ही हम भुगतते हैं सैलाब की तरफ। उसको चैनलाइज करें, उसको उस वसाइल को हम बेहतर इस्तेमाल करें। तो ये इस तरह का आपको मास्टर प्लान लेके आपको इंजीनियर्स के रोल प्ले कराना है और फिर आपकी इंपोर्ट्स को जो है ना, जहाँ पर ऐसे करके नीचे लेके जाना है ताकि डिलीशन प्रोग्राम हो। आज भी 30 साल से 35 साल से गाड़ियाँ बन रही हैं, चाहे सुजुकी हो, कोरोला हो, ये दीगर जो भी हैं, सिविक हो, इसका कोई डिलीशन प्रोग्राम ही नहीं है कि हम बम्पर बना लेते हैं, डैशबोर्ड बना लेते हैं, शीट बाहर से मंगा के उसको बैंड करके दरवाजे और उसका आगे पीछे का निज़ाम बना लेते हैं। जो मेन उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे इंपोर्ट हो रहे हैं, तो जहाँ पे ज़्यादा पैसा जा रहा है। Thank you very much for joining us, Najib Harun Saab.